वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसमें आपने पहले 14 चिल्ड्रन देखे होंगे, आज के न्यूज़पेपर को ओपन करोगे तो ये 17 नंबर हो चुका है। 17 बच्चों की डेथ हो जाती है कोल्ड्रिफ नाम का जो कोल्ड एंड कफ सिरप है उसकी वजह से। नंबर 1 थिंग। अब हुआ क्या, डायरेक्टली सिरप की वजह से डेथ नहीं हुई, पहले किडनी में फेलियर देखने को मिला, फिर उसके बाद जाके डेथ हुई है। पर ये किडनी फेलियर कहाँ से आ गया? मतलब कफ सिरप तो आपने देखा होगा, 2 साल से जो उम्र के ज्यादा बच्चे होते हैं उनको कोल्ड कफ सिरप पिला दिया जाता है जब भी खांसी वगैरह होती है। पर हमेशा ऐसा नहीं देखा गया। नींद बेशक ज्यादा आती है पर डेथ नहीं देखी जाती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि डेथ भी देखने को मिले। पर ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कोल्ड कफ सिरप की कंजप्शन की वजह से बच्चों की डेथ हुई है। तो 1 बाय 1 सारी चीजें इसमें डिटेल में करनी है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, जीएस पेपर 1 और इवन आपका जीएस पेपर 3, वहां पे भी डिजीज का एक आर्टिकल आता है तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कौन सा मेडिकेशन है? तो कोल्ड एंड कफ सिरप। ठीक है जी, ढंग से समझना इस केस को। अब इसी के तहत आपने एक नाम और सुना होगा, प्रवीण सोनी करके, जो एक पेडियाट्रिक है। उनके ऊपर एलिगेशन लगा दी कि आपने नेग्लिजेंस करी, आपने पढ़ा नहीं कि क्या कॉम्पोजिशन थी उस कोल्ड कफ की जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई। अब ये होता है आपको मुद्दे से भड़काना। एक डॉक्टर को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, कंपनी उतनी ज्यादा हाईलाइट होती हुई आपको नहीं दिखेगी मीडिया के केस में। थोड़े से और पुराने टाइम पे जाते हैं, 2022 में भी क्या हुआ था, एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, सुनिए सभी ने, सेंट्रल एशियन कंट्री आप पढ़ते हो, यहाँ पे भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी दवाइयां बेचती हैं फॉरेन कंट्रीज में। ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो जेनरिक मेडिकेशन बाहर भेजना प्रेफर करती हैं। बाकी जो आपके डेवलप्ड नेशन होते हैं वो ब्रांडेड मेडिकेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। जेनरिक सस्ती पड़ती है, तो यहाँ पे ही देख लो, पहले तो एक तरफ आपकी ब्रांडेड है, दूसरी तरफ आ जाएगी जेनरिक मेडिसिन। तो एक चीज तो अपने को पता लगी, यहाँ पे जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, पर वहीं पे ब्रांडेड के केस में जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी। दोनों में एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यहां तक क्लियर सभी को? ध्यान से सुनना, इसको, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इस वजह से बोल रही हूं। एपीआई दोनों के अंदर कॉमन है। और फिर आपने कोल्ड कफ सिरप अगर पिया है, बचपन में सभी ने पिया होगा लगभग, उसके ऊपर एक कैप भी लगी होती थी, ढक्कन सा होता था, और उसपे लिखा होता था कि इतनी क्वांटिटी इसमें आ सकती है। तो कई जगह पे जब छोटे थे बहुत ही, तो 2 ml वाली भी थी, फिर उसके बाद थोड़ा ढक्कन का साइज भी बढ़ा, जैसे जैसे आप बड़े होते गए 5 ml की आई। जब तो उम्र और ज्यादा बढ़ी, अब खांसी तो कभी भी हो सकती है, उस केस में आपने 10 ml भी देखा होगा। जब एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो लिक्विड बहुत कम दिया जाता है, अगर दिया भी जाता है तो ज्यादा कड़वा होता है, मतलब उसमें उतनी ज्यादा रिएजेंट नहीं होते, और जो एपीआई है, सॉल्ट है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाती है, या फिर आपको सॉलिड मेडिकेशन दे दी जाती है। यही सारी चीजें होती हैं। अब वो जो 5 ml का आपने ढक्कन लिया, जैसे ये मेडिसिन है, मान लो किस किस कलर की पी है आपने, पिंक कलर भी पी होगी, कईयों ने व्हाइट भी पी होगी, रेड, मतलब मल्टीपल कलर्स आते हैं। अब ये जो 5 ml है, इसमें से भी मैं अगर 5 mg बाहर निकालूं, अब ml को ग्राम्स में भी तो लिख ही सकते हैं, 1 ग्राम के अंदर कितने mg आ जाएंगे? 1000। ये मिलीग्राम्स में चला गया। मतलब सारी मेडिसिन के अंदर एपीआई तो नहीं है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअल में किसी डिजीज को, किसी बीमारी को ठीक करता है। नंबर 1 थिंग। अब उसमें सिर्फ 5 mg क्या निकल के आया? एपीआई। तो फिर बाकी चीजें क्या थी उसमें? उनको बोलोगे आप एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स। जैसे अभी हमने बोला कि स्वीट सा टेस्ट होता था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता था, तो मतलब ये एडिटिव, एपीआई के साथ साथ क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं? एक स्वीटनर आपने सुन लिया, जैसे सैकरिन वगैरह आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल शुगर होती है, स्वीटनर ऐड कर दिए, देन फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दिए कि अच्छी खुशबू आए और बच्चा इजीली उसको कंज्यूम कर ले, स्वलो करते हुए कोई दिक्कत ना आए। अब कई बार अगर आपको ध्यान हो तो कोल्ड कफ सिरप ऐसे खुरदरे से भी होते थे जब आप उसको टच करते थे, पर वो खुरदरापन ऐसे तो था नहीं, कहीं शेक करते थे ना फिर मेडिकेशन को, फिर दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली सॉल्युबल रहे, तो उसके लिए डाला जाता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से सारी जर्नी शुरू होगी। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इसकी जगह पे एक और यूज हो जाता है, ग्लिसरोल आ गया, मतलब एडिबल है नेचर में, आप दवाई खाओगे तो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में ये दोनों कंपोनेंट्स चाहिए, कोई सा भी यूज किया जा सकता है। आमतौर पे कौन सा रहता है? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि इसके कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज अपने को नहीं देखने को मिलते, पर अगर अच्छा है तो फिर कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होगी, अच्छी चीज की कॉस्ट ज्यादा ही होती है। अब आपने सुना होगा इसकी जगह पे डाइथाइलिन ग्लाइकोल, मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल सुना है कभी? मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल कब सुना था? जिस दिन टेक्सटाइल वाला आर्टिकल आपने पढ़ा था,
तो वहां पे क्या लिखा था कि टॉक्सिक होता है नेचर में, तो बॉडी में जाएगा टॉक्सिक होगा। डाईथाइलिन ग्लाइकोल बॉडी में जाएगा टॉक्सिक रहता है नेचर में, पर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बॉडी के अंदर जाएगा, ये टॉक्सिक नहीं होता है नेचर में। तो मेडिसिन के अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वगैरह किसकी तरह ऐड करते हैं, एज अ एक्सिपिएंट या फिर एज अ एडिटिव, और इनका काम क्या रहता है, जो मेडिसिन है आपकी उसको स्टेबलाइज करके रखना। अगर कोई लिक्विड है तो सारे जितने भी इंग्रेडिएंट आपने उस दवाई के अंदर डाले हैं वो प्रॉपरली डिसॉल्व रहे। अगर जैसे खुरदरा सा पन है, जो मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में ही रहे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके रहे उस मेडिसिन के अंदर। फिर प्रिजर्व भी तो करना होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आपने सुना होगा अल्कोहल डला है, तो अल्कोहल तो खुद में ही क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। इवन जब ऑटोप्सी करी जाती है, पोस्टमार्टम करी जाती है, अगर उस पर्सन की डेथ अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हुई थी तो उसके ब्लड में कभी भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, ऑलरेडी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो मतलब एक प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। पर बच्चों की दवाई में तो नहीं मिला सकते, जो अल्कोहल होता है वो तो सोए रहेंगे, इतनी से में ही सो जाते हैं, तो अल्कोहल मिला दिया तो वो तो सोए रहेंगे। एक बार क्या हुआ था, एक लेडी थी, उसने ड्रिंक कर रखी थी और बच्चे को फीड भी करा दिया, बच्चा सोया ही है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल डिसॉल्व हो गया था लैक्टेशन के टाइम पे भी, उस मिल्क के थ्रू बॉडी में चला गया था। तो वो डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। फिर पूछा डॉक्टर ने कि आपने क्या क्या खाया पिया था, फिर बताया रात को पार्टी थी, तो पार्टी थी तो वो पार्टी का ही हैंगओवर उतर रहा था उस बच्चे का भी। तो ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है ये ज्यादा सेफ माना जाता है कंपैरेटिवली। तो एज अ स्टेबलाइजर, एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज किया जाता है। और जो भी इंग्रेडिएंट आपने किसी दवाई के अंदर ऐड करे हैं वो प्रॉपर्ली सॉल्युबल रहे, तो उस पर्पज से आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हो। अब इसकी जगह पे अब देखो, सस्ता कंपोनेंट जितना टॉक्सिक होगा, बोलते नहीं ले 10 रुपए जाके जहर ले लो, मतलब जहरीली चीजें आपको सस्ती मिल जाती है। ड्रग्स को अगर साइडलाइन कर दे, वो भी वैसे सस्ती है, आपका हेल्थ खत्म हो रहा है, आपकी बॉडी खत्म हो रही है, वो सस्ता ही हुआ एक तरह से। चलो छोड़ो, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। अब आते हैं डाईइथाइलिन ग्लाइकोल के ऊपर। अब कॉस्ट कट करने के लिए ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन में आप ये सुनोगे, कॉस्ट कटिंग के लिए एक सस्ता सा केमिकल उठाया, उसको डाल दिया, क्योंकि लगभग प्रॉपर्टी सेम है। बस फर्क क्या है कि जब ह्यूमन की बॉडी में जाएगा ये टॉक्सिक नेचर का रहेगा, बस इतना सा फर्क था, बाकी ये सस्ता पड़ गया। अब जैसे इस मेडिसिन में क्या डाल दिया, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, ये जो बच्चा था एबीसीडी उसने कंज्यूम किया, और जैसे ही कंज्यूम किया मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन भी होगा, बाइंडिंग अप भी होगा। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये देखो कैटा में कट आवाज आ रही है आपको, है ना, मतलब कोई चीज यहां से कट होगी, तो जो खाना आपने खाया था उसको चबाया, वो टूटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ, किसका एग्जाम्पल आ गया, कैटाबॉलिज्म। वहीं पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल आ गया, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें जुड़ती हैं। ओ अलग टॉपिक प्लीज, बस वो अभी लास्ट में कर लेंगे इसको डिस्कस, उस पर आती हूँ। अब एनाबॉलिज्म जो आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग अप हो रही है, कैटा में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मतलब जितनी भी रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रही है वो सारा ही क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो अब डाईइथाइलिन ग्लाइकोल जब बॉडी में गया, लीवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, कोई ना कोई डिफरेंट कंपाउंड बन के आएगा, यहाँ पे बनता है डाईग्लाइकोलिक एसिड, डाईग्लाइकोलिक एसिड। अब जैसे ये किडनी में पहुंचेगा, ये किडनी की कर देता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आप स्टेट एग्जाम देते हो। ये नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, किसी चीज की डेथ हो रही है, जैसे जो पत्ते होते हैं इनकी भी नेक्रोसिस होती है, मतलब पत्ते की डेथ हो जाती है। तो ये जो नेक्रोसिस है इसका मतलब है डेथ। अब डेथ किसकी हुई, पहले जो किडनी के सेल्स थे, किडनी का सेल जैसे नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी आप पढ़ते हो नेफ्रॉन। तो सोचो अगर किडनी अपना फंक्शन करना ही बंद कर दे, एकदम से फेलियर होगा किडनी का, डाईग्लाइकोलिक एसिड आया, नेक्रोसिस हुई, किडनी सेल खत्म। अब बच्चों का जो सिस्टम होता है कितना ही स्ट्रांग होता है, और इस केस में आपको सीधी क्या देखने को मिल जाती है, डेथ। ठीक है, ये हुआ जो जिस इश्यू की वजह से किडनी फेलियर बच्चों में देखा गया। अब दूसरी चीज, जब भी कोई मेडिसिन बनती है, जैसे यहाँ पे कोल्ड्रिफ, यहाँ पे ये तो ब्रांड नेम है ना प्रॉपर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, शेषन करके फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पेटेंट था उनके पास। तो कोल्ड्रिफ है, और कोल्ड्रिफ का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो भी याद रखना, डेक्स्ट्रा मेथ्रोफैन और हाइड्रोब्रोमाइड, ये आ गया इसका एपीआई। अब ये ना कफ को ठीक नहीं करता, जैसे जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं लंग्स की लाइनिंग के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। जब आप खांसते हो ना तो वो चैम्बर साफ होते रहते हैं। अब जब दवाई दी जाती है, कई बार बच्चे बहुत ही ज्यादा खांसते हैं तो पेरेंट्स चले जाते हैं कि कोई दवाई दे दीजिए इनको। अब जितने भी कोल्ड कफ सिरप होते हैं ये एंटी ट्यूसिव होते हैं नेचर में, एंटी ट्यूसिव।
एंटी ट्यूसिव का मतलब होता है ये कफ को ठीक नहीं करते, ये कफ को सप्रेस करते हैं। ठीक नहीं किया, क्योर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्रेस का क्या मतलब है, ब्रेन में कोई सिग्नल जाता होगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो बॉडी को प्रमोट करता है कि खांसी करो ताकि ये जो म्यूकस है बॉडी के अंदर ये बाहर निकल जाए और जो एयरवेज है वो पूरे साफ हो जाए। तो रात को ही, तभी तो बोलते हैं ज्यादातर कि रात को ही पिलाना अगर ज्यादा खांसी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूसिव। ठीक नहीं किया कफ को, वो रोक दिया रिफ्लेक्स ही कि खांसी मत, रोक के रख जैसे है। तो ब्रेन के जो रिफ्लेक्स होते हैं उनको रोकता है ये ब्रेन रिफ्लेक्स। ठीक है, ब्रेन रिफ्लेक्स को ये रोकेगा। ये आ गई पहली चीज जो इस मेडिकेशन से रिलेटेड थी, कोल्ड्रिफ, डेक्स्ट्रा मेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड। एक चीज ये याद रखना, अब जब भी कोई मेडिकेशन बनती है वो ऐसे नहीं बन गई होती। सबसे पहले देखा जाता है कोई बीमारी फैल रही है, एक तो हो सकती है कंडीशन एंडेमिक और एपिडेमिक और पेंडेमिक। ये सारा आपको पता ही है ऑलरेडी, तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। ये तो वाइड मतलब प्रेवलेंट है, सभी को इनके बारे में पता है। अब कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं कि उतनी ज्यादा शायद बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही देखने को मिलते हैं या साइड इफेक्ट्स देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं ये बैच लेके आती हैं। बैच प्लानिंग का मतलब होता है इसमें सारी डिटेलिंग लाई जाएगी कि एबीसीडी बीमारी है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेंगे किसी बच्चे को कफ हो रखा है और साथ में कोल्ड भी होता है, तो अब ये डिसाइड करेंगे कि हम इसके ऊपर मेडिकेशन बनाएंगे। और जो उम्र रहेगी, जैसे इन्फेंट्स को तो मना ही करा जाता है कि इनको मेडिसिन ना ही दे, 2 साल तक वैसे मना ही करा जाता है, पर कई बार ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उस केस में देनी पड़ जाती है डॉक्टर्स को भी। तो ये बैच प्लानिंग जो होती है, यहाँ पे प्रॉपरली मेडिकेशन बनाई जाएगी कि कौन सी हमने बनानी है, किस बीमारी के लिए बनानी है। फिर इसका इंडेंट रेडी होता है कि जो आप दवाई बनाने जा रहे हो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। जैसे एपीआई क्या लगेगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और जो आपने एडिटिव्स पढ़े, एडिटिव्स में क्या क्या था, जैसे स्वीटनर था, फ्लेवरिंग एजेंट्स थे, या फिर स्टेबलाइजर थे, प्रिजर्वेटिव थे, उनकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, उन सारी चीजों को कहाँ पे डिसाइड करा जाता है, इंडेंट के अंदर। इंडेंट के बाद जब आपने मेडिसिन को बनाना शुरू कर दिया, एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने डिसाइड करा था कि जो पीएच का लेवल है उसको हम 4 पे रखेंगे, पर एनवायरमेंट भी उसको चेंज कर देता है, तो वहां पे बफर भी यूज करा जाता है एडिटिव्स के केस में, ताकि जो पीएच है वो चेंज ना करे एनवायरमेंट के हिसाब से। ये सारा इंडेंट का पार्ट आ गया। अब मेडिसिन जो थी वो बनने लगी, वो सॉलिड फॉर्म हो सकती है, लिक्विड फॉर्म हो सकती है। उसके बाद करा जाता है QA, क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर एक और टर्म आपने सुनी होगी, क्वालिटी चेक या कंट्रोल। इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन बनाई होती है और मेडिसिन के टेस्ट रिजल्ट निकाले जाते हैं कि आप वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे आते हैं काफी सारे एलीट लोग, ड्रग एनालिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो उसमें इन्वॉल्व थे जब बैच प्लानिंग चल रही थी। 10-12 लोग होते हैं। जब ये सारे स्टैंप लगा देते हैं कि मेडिसिन रेडी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बोल दिया जाएगा कि अब ये मार्केट में लॉन्च करी जा सकती है, मतलब ये कंजप्शन के लिए रेडी है। अभी ये मत सोचना कि ये कौन पूछेगा पेपर में, अभी लिंक होने वाला है पॉइंट, है ना। तो क्या हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चेकिंग हो चुकी है। जो हमारे ड्रग एनालिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, जो भी फार्मास्यूटिकल टीम्स के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्टैंपिंग लगा दी कि ये जो मेडिसिन है इट इज रेडी फॉर किस चीज के लिए, मार्केट में लॉन्च करने के लिए, कंजप्शन के लिए रेडी है। जब भी थोड़ी बहुत चीज चेंज करी जाती है, सेम प्रोसेस को रिपीट करा जाता है, मतलब यहाँ पे स्टैंप का लगना जरूरी है। अब जब आपने बैच प्लानिंग करी तब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आपने लिखा हुआ था, बाद में आपने घपला करा, कॉन्टामिनेशन करी और उसमें क्या डाल दिया, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल। और वो मेडिकेशन इतनी ब्रॉड लेवल पे गई, इतनी सारी स्टेट्स में गई, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल के ही अंडर। तो अब क्वेश्चन मार्क उठता है इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर। जब भी ऐसे केसेस आएंगे ना, आप सुनोगे कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, मैक्सिमम 1 महीने के लिए रद्द करा जाता है, दोबारा से वो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वैसे ही एक्शन में आ जाती है। और फार्मेसी के केस में हम आते भी काफी टॉप पे हैं कि सबसे ज्यादा दवाइयां इंडिया के अंदर बनती हैं, तो फार्मेसी में हम किंग की तरह भी एक्ट करते हैं, पर वो मैटर नहीं करता। अब हम मेडिसिन जो होती हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी भेजते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान का मैंने आपको केस बताया, कैमरून कहाँ पे है, अफ्रीकन यूनियन, गैम्बिया कहाँ पे है, अफ्रीकन यूनियन, वहां पे भी भेजी थी अपनी कोल्ड कफ सिरप की मेडिकेशन। सिर्फ द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस ने उनको कवर किया था 1-1 दिन के लिए। फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से क्लेम जाता है कि हमारी इमेज स्पॉइल करने की ट्राई करी जा रही है, हमारी फार्मेसीज में ऐसा नहीं होता। फिर दोबारा से अपनी कंट्री के अंदर केसेस आते हैं। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के तो आपने अभी सुने, इससे पहले 2 साल पहले की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम केसेस आए थे। कोल्ड कफ सिरप की वजह से बहुत से बच्चों की डेथ हुई थी देखने को। तो मतलब ये जो जब चेकिंग कर रहे हैं तो डाईइथाइलिन ग्लाइकोल गया कैसे। अब सुनो लेवल कितना था, अगर आपने डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करना ही था
तो उसका 0.1% माना जाता है। परसेंटेज की जगह पे वेट बाय वॉल्यूम भी लिखते हैं अगर टिपिकल केमिस्ट्री में जाएं। इसकी जो क्वांटिटी मिली है वो 48.6 वेट बाय वॉल्यूम है, तभी इंस्टेंट डेथ देखने को मिली। ज्यादा क्वांटिटी में डाइथाइलिन ग्लाइकोल बच्चों की बॉडी में गया, ज्यादा डाइग्लाइकोलिक एसिड बना, किडनी में नेक्रोसिस हुई और बच्चे की सीधी डेथ हुई। किडनी फेलियर, इंस्टेंट किडनी फेलियर, इसी रीजन की वजह से। ये था आपका डाइथाइलिन ग्लाइकोल। यहां तक स्टोरी क्लियर हुई आपको, क्यों किडनी फेलियर हुआ और क्यों कंपनीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए। करप्शन का बढ़िया एग्जाम्पल है, कभी भी कोई ऐसे करप्शन रिलेटेड केस आता है आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो, सामने की बात है। क्योंकि अब होगा क्या मैं बताती हूँ, थोड़े दिन बाद जो स्टेशन कंपनी है उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा। अब ये सिंस मीडिया ने ज्यादा ही हाईलाइट कर दिया ये वाला केस, मैक्सिमम 6 महीने के लिए लाइसेंस रद्द होगा। दोबारा से ये कंपनी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज करेगी, थोड़े टाइम के बाद फिर से कॉन्टामिनेशन का केस आएगा। अब जैसे यूएस की बात करो, यूएस में 1937 में सेम ही कॉन्टामिनेशन हुई थी, मतलब कोल्ड कफ सिरप के अंदर ऐसे कॉन्टामिनेशन करी गई जिसकी वजह से लगभग 105 बच्चों की डेथ हुई थी, नंबर ज्यादा था। इन्होंने इतने स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए उसके बाद कि कभी भी मेडिसिन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, वहां पे जेनरिक मेडिसिन का वैसे भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा वो बिलीव करते हैं ब्रांडेड वन में प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई हो और जो एडिटिव्स यूज हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज हुए हो। उसके बाद से आप देखोगे वहां के केसेस कभी नहीं आए ऐसे दोबारा से, कितने सारे बच्चों की डेथ हुई और रिपीटेड डेथ देखने को मिली हो जैसे इंडिया में हो रहा है। तो लेसन लेने की बारी भी आ चुकी है, क्योंकि हम बार बार बोलते रहते हैं कि 2047 तक हम क्या बन जाएंगे, विकसित भारत। हमारी मेडिसिन में अभी डाइथाइलिन ग्लाइकोल आ रहा है सस्ते के चक्कर में, पहले वो तो ठीक करना पड़ेगा। मतलब कहीं बोलेंगे ज्यादा ही ज्ञान की बातें होगी, पर ये छोटी छोटी चीजें ही होती है जो आपको विकसित बनाती हैं। ये थोड़ी होता कि जीडीपी बढ़ गई तुम डेवलप इकोनॉमी बन चुके हो। जीडीपी तो महंगाई से भी बढ़ जाती है, रियल और नॉमिनल आप बढ़ते हो तो उससे भी लग जाता है कई बार की महंगाई बढ़ रखी है तो आपकी जीडीपी भी ज्यादा है। 2011 का केस 11% में चली गई थी, पर महंगाई की वजह से गई थी, वो डेवलपमेंट नहीं थी। देखो जब ये कॉन्टामिनेशन होती है वो इकट्ठी करी जाती है, ऐसे कभी नहीं होगा कि एक स्लॉट में भेज देते हैं और डाइथाइलिन ग्लाइकोल डाल के और दूसरी तरफ प्रोपाइलिन ही रखेंगे, ऐसे नहीं होता है। ये स्लॉट इकट्ठा ही बनता है, तभी केसेस जल्दी जल्दी आने लगते हैं। अब मध्य प्रदेश में भी सेम कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट एस्ट्रेशन कंपनी वहीं से गई थी, एंड राजस्थान में भी वहीं से गई थी। मैंने बोला ना जितने भी इन्फेंट होते हैं या 2 साल के बच्चे होते हैं यहाँ पे कम रिकमेंड करी जाती है कोल्ड कफ सिरप। अब ये बच्चों की उम्र 5 से कम की थी मैक्सिमम, अवॉइड करा जाता है 4 साल तक, बिल्कुल अवॉइड करा जाता है कि घर में स्टीम वगैरह ही दिलाओ बच्चों को, अभी मेडिकेशन नहीं देनी है क्योंकि इससे इम्यूनिटी भी इंपैक्ट करती है। इसी वजह से नंबर आपको कम दिख रहा होगा कि एक नंबर कम क्यों है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, पर बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये नंबर बहुत ज्यादा है। और इंडिया के लेवल से बार बार रिपीटेड केस है, जम्मू एंड कश्मीर में 23 बच्चों की डेथ हुई थी जब पहले केसेस आए थे, तो नंबर ज्यादा है ये इंडीड। और ऊपर से हम फॉरेन कंट्रीज को जब भेज रहे हैं, चेक तो होते हैं स्टैंडर्ड, पर डेवलपिंग नेशन लाइक अफ्रीकन यूनियन, उज्बेकिस्तान, वो कौन सा बड़ा डेवलप इकोनॉमी है, तो वहां पे नहीं करे जाते स्टैंडर्ड उतने चेक। तो प्रोपाइलिन की जगह डाइथाइलिन भी आया, आपको नहीं है पता, केस भी करा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको वार्निंग भी दी थी, पर हमने यही स्टेटमेंट दी थी कि हमारी इमेज को स्पॉइल करने की ट्राई करी गई। अब उस टाइम हो सकता है स्पॉइल करने की ट्राई करी गई हो, अब तो अपनी घर में हो रही है वो चीज सेम, तो फिर वो स्पॉइल नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल में कंसर्न था कि आपकी जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स के अंडर नहीं बनी हुई है। तो क्लियर हुआ इतना, अब फटाफट से रीड कर लें, सेम ही चीजें लिखी हैं पर अब आपको जल्दी कनेक्ट होगा ये। अब देखो कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है एक कोल्ड कफ सिरप की वजह से। कोल्ड्रिफ नाम के अंडर जो बिक रहा था, एपीआई क्या था, डेक्स्ट्रो मेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, नहीं भी याद रहता है तो ऑप्शन देख के तो लगा लोगे ना टिक, यही वाला नाम होगा। हाँ शॉर्ट में आएगा नहीं आएगा, एक्सपांडेड ही, तो देख के लगा लेना आइडिया, क्योंकि ऊपर भी डेक्स्ट्रो ही होगा नीचे भी डेक्स्ट्रो ही वर्ड होगा, तो ध्यान से देखना। और जब ये सिरप चेक करा गया तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, जिसमें डीईजी पाया गया, डाइथाइलिन ग्लाइकोल। अब सुन लो, ये वाली कंपनी है तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे नाम शायद नहीं लिखा है, श्रेशन नाम की कंपनी है। डीईजी की क्वांटिटी 48% के अराउंड मिली, जो कि 0.1% पे ही एडमिसिबल मानी जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना। और 2022 में 22 से लेके आज तक अगर देखें तो ऐसी डेथ्स आपको 300 के आसपास मिलेगी थ्रू आउट ग्लोब, जिसमें इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बाद देखो ये उज्बेकिस्तान का केस बताया था,
जिसमें 20 साल की सजा भी दी गई, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग वहां पे ही थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कंसर्न रेज करा था। 68 के आसपास बच्चों की यहाँ पे डेथ हुई थी। इसके बाद कैमरून का केस आ गया, अफ्रीकन यूनियन, डेवलपिंग नेशन, अगेन वो WHO ने अलर्ट जारी करा था कि जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके स्टैंडर्ड चेक कीजिए कि जितने भी एडिटिव्स ऐड करे जाते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, एडमिसिबिलिटी पे ही है, या उससे ज्यादा तो नहीं प्रोसीड कर रही। देन गैम्बिया में भी सेम WHO ने बोला था, जो कोल्ड कफ सिरप इंडिया की तरफ से आए हैं उसकी वजह से बच्चों की डेथ देखने को मिली, तो WHO का इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब आते हैं की कंपोनेंट जो लिक्विड मेडिसिन के अंदर होते हैं। लगभग सेम से ही आपको सॉलिड मेडिकेशन में भी मिलेंगे, पर दोनों की अपीयरेंस डिफरेंट है। एक तरफ सॉलिड फॉर्म की आप बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लिक्विड की बात कर रहे हो, तो हम लिक्विड की बात करेंगे आज। नंबर 1 API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे आप PCM बोलते हो, पैरासीटामोल, तो वो एक्चुअल में API होता है, सैलिसिलिक एसिड से बनाया जाता है, तो वो ठीक करेगा आपके फीवर को। मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ एंटी पायरेटिक। वेरी गुड। पायरेटिक वर्ड कभी भी आता है तो ये बुखार से रिलेटेड होता है, फीवर से रिलेटेड होता है। सेम आइब्यूप्रोफेन, बुखार भी आ रखा है पर सर दर्द भी बहुत ज्यादा हद लेवल की लगी है, माइग्रेन जैसी, तो उस केस में आइब्यूप्रोफेन इसकी मेडिकेशन भी होती है, ज्यादातर इंजेक्शन दिया जाता है। देन एमोक्सिलिन, एंटीबायोटिक आ गया, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा था तो उसके अगेंस्ट दे दिया। मतलब ये सारी चीजें क्या आ गई? API वो सॉल्ट आ जाएगा जो एक्चुअल में उस बीमारी को ठीक करने वाला है। यहाँ पे ठीक वर्ड यूज करेंगे। देन जेनरिक और ब्रांड नेम हमने देख लिया। जो ब्रांडेड मेडिकेशन होती है इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा लगती है, क्लिनिकल ट्रायल मस्ट होते हैं, लगभग 1.5 साल का टाइम दिया जाता है कि आराम से 3rd ट्रायल 4th ट्रायल तक आप जाइए और जो मेडिकेशन है उसकी एक्यूरेसी को और ज्यादा इंश्योर करो। और ये एक्यूरेसी जो होती है 90% से 95% तक ठीक मान ली जाती है। पर वहीं पे जेनरिक के केस में देखो, आपको लगता है यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे? नहीं होंगे। ये सस्ती बिकेगी और जब सस्ती बिकेगी तो आप देखोगे जो एडिटिव्स थे उनको भी सस्ता लाने की ट्राई करी जाएगी। तो जो मेडिकेशन होती है उसके केस में ब्रांडेड को ही ज्यादा आप प्रायोरिटी दें। रीजन क्या है उसके पीछे? एडिटिव्स का कोई इश्यू नहीं आता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। अब ये कोल्ड ड्रिप है, कोल्ड ड्रिप तो वैसे ब्रांड नेम आ गया, ब्रांडेड मेडिकेशन है, पर जब भी डब्बे के ऊपर उसके सॉल्ट का नाम भी लिखा है तो मतलब वो कौन सा है? वो जेनरिक वाला फॉर्म है। वैसे ये ब्रांडेड है, पर अगर मेडिकेशन के ऊपर साथ में सॉल्ट का भी नाम लिखा है, API का भी नाम लिखा हुआ है, तो फिर वो जेनरिक होता है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करा जाता है। अब पेटेंट किसके केस में आएगा? ब्रांडेड या जेनरिक? ब्रांडेड के केस में। तो इसी वजह से ये महंगी मिलती हैं, तो ज्यादा प्रायोरिटी इन्हीं को देनी चाहिए। वैसे हम फालतू की चीजें खरीद लेते हैं, दवाइयों के केस में ज्यादा सोचते हैं, वही अच्छी चीजें होती हैं जो। देन आता है आपका सॉल्वेंट, जो कि एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है, मतलब बच्चा इजीली उस दवाई को खा ले, स्वेलो करने में वो इजी हो, तो उसके लिए सॉल्वेंट ऐड करे जाते हैं। कई बार प्योरीफाइड वाटर भी ऐड करा जाता है, अल्कोहल भी डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव भी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी। पर जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम डाले जाते हैं वो आपके ग्लिसरीन या फिर आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है। अब इसी में घपला हुआ था, जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल था इसमें डाल दिया DEG, डाइथाइलिन ग्लाइकोल। एंड इसके बाद स्वीटनर भी डाले जाते हैं ताकि स्वीट सा टेस्ट आए। जैसे दवाइयां आपने पी होंगी, कहीं कड़वी होती थी तो नहीं पी जाती थी, तो नींद में पिला रहे होते थे पेरेंट्स, अगर स्वीट सी होगी तो बोलेंगे मीठी सी है दवाई, तो स्वीटनर भी डाले जाते हैं, जैसे सुक्रोज आ गया, सॉर्बिटोल, सेकेरिन। वैसे तो ये आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, पर उतनी नहीं होती जितना डाइथाइलिन ग्लाइकोल होता है। थोड़ी सी क्वांटिटी में। ये जो सेकेरिन होता है इसकी एक ड्रॉप भी डाल दोगे 200 सर्विंग हो जाती है, तो बहुत ज्यादा स्वीट होता है नेचर में। DEG बन सकता है? नहीं बनता, कार्बन ज्यादा होते हैं ना, फिर तो ब्रेकडाउन नहीं लगेगा, कोई ऐसा एजेंट जो इसके साथ रिएक्ट करे और इसको तोड़ दे, तो कार्बन तोड़ना पड़ेगा। 3 है ना इसमें, डाइथाइलिन में 2 ही आते हैं, तो वो तोड़ना पड़ेगा। अब रिएजेंट तो कोई सा भी यूज हो सकता है, ब्रेकडाउन प्रोसेस होंगी। उसके बाद आ गया स्वीटनर। अच्छा, दवाई के अंदर बोल रहे हो ना आप? हाँ, दवाई के अंदर तो नहीं होगा अनटिल और अनलेस वो रिएजेंट यूज ना करो, बाकी वैसे तो हो सकता है, केमिकल लैब्स में तो किया जा सकता है। देन सुक्रोज आ गया, एस्पार्टेम आ गया, सेक्रिन आ गया। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट भी डाले जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादातर ऐड करा जाता है, जो बच्चों की मेडिकेशन होती है, वनीला फ्लेवर डाल दिया जाता है ताकि प्लीजेंट सा टेस्ट आए और वो इजीली कंज्यूम कर ले। कलरिंग एजेंट डाल दिए जाते हैं, वही पिंक कलर की दवाई पीनी है तो वो कलरिंग एजेंट डाल दिए ताकि बच्चों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगे कि पी सकते हैं, इसको सेफ है ये। देन प्रिजर्वेटिव ऐड करे जाते हैं। अब दवाई का भी तो एक शेल्फ लाइफ होता है, तो उसको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करे जाते हैं।
इसके बाद स्टेबलाइजर और बफर्स भी ऐड करे जाते हैं। जितनी पीएच इंडेंट बनाते हुए डिसाइड हुई थी उतनी ही पीएच मेंटेन रहे तो उसके लिए क्या डालने पड़ते हैं, बफर्स डालने पड़ते हैं। तो 4.5 अगर डिसाइड हुई थी तो उतनी ही रहेगी, एनवायरमेंट की वजह से इंपैक्ट नहीं करेगी। तभी तो एसी वगैरह प्रॉपर लगे होते हैं लैब्स के अंदर, और जहां नहीं लगे होते वहां पे मॉइस्चर आ जाता है केमिकल्स में, तो उससे पीएच भी चेंज करेगी। देन थिकनिंग एजेंट भी डाले जाते हैं। जैसे मैंने बोला कई बार आप शेक करते थे मेडिसिन को क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठने लग जाते थे, तो शेक करना क्यों जरूरी होता था, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, तो वो वैसे भी डला होता है। देन इमल्सिफायर आते हैं, जैसे आप आजकल सीरम वगैरह यूज करते होंगे तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है इमल्सिफायर, जो ऑयल और वाटर वाली क्वांटिटी होगी उनको मिक्स करने के लिए यूज करा जाता है। ऐसे ऑयल टिंच भी ना छोड़े बॉडी के ऊपर और ऑयली भी हो नेचर में, तो इमल्सिफायर्स भी यूज करे जाते हैं। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। बाकी एपीआई क्या था, तो डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड था, और टॉक्सिक केमिकल कौन था, तो वो डाइथाइलिन ग्लाइकोल था। एंड इसके बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी का केस आता है, जो डॉक्टर जिनको अभी एलिगेशन लगाई गई कि नेग्लिजेंस की वजह से, आपको पता होना चाहिए था इस कफ सिरप के अंदर क्या चीज है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं बोलते उनको, क्या बोलते हैं वो जो छोटे छोटे, हाँ, तो उसमें जाते हैं तो एक को भी अगर खांसी हुई होती है वो सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तभी एक ही जगह से ज्यादा केसेस आपको सुनाई देंगे। तो अब हुआ क्या, इनके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगे हैं। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता वगैरह है उसका मैं इकट्ठा ही बता देती हूँ, कंपनी के अगेंस्ट भी वही लिखा हुआ है, ये प्रवीण सोनी है। सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये क्या बोलता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब इनको पता ही नहीं था कि उस मेडिसिन के अंदर डाइथाइलिन ग्लाइकोल था, पर उन्होंने रेकमेंड तो कर दिया पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को ये वाला दवाई आप दे दीजिए। उससे क्या हुआ, डेथ हो जाती है उस बच्चे की। तो मतलब इंटेंशन तो नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी कि वो पॉइजन हो सकता है उस दवाई के अंदर, पर मर्डर तो कमिट हो चुका है यहाँ पे। तो ये आता है आपका सेक्शन 105 भारतीय न्याय संहिता के अंदर, और इसे क्या बोलते हैं, कल्पेबल होमिसाइड। सुसाइड क्या होता है, खुद ही अपनी डेथ करवा ली, नस काट के जहर खा के, वो आ गया सुसाइड का केस। होमिसाइड जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, एक बंदा दूसरे को मारेगा, तो यहाँ पे कल्पेबल वर्ड आ चुका है, मतलब इंटेंशन नहीं थे पर गलती से हुआ है, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 276 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जहां पे ड्रग्स के अंदर एडल्ट्रेशन करी थी। अब डॉक्टर थोड़ी करेगा एडल्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल तो रही हूँ प्रवीण सोनी जितना मीडिया में चला हुआ है उतनी शायद कंपनी भी नहीं हाईलाइट कर रखी है, एक को ही दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो सेक्शन 276 है भारतीय न्याय संहिता का, सेम आपकी कंपनी के ऊपर भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की बात करी गई है। एंड इसके बाद आता है सेक्शन 27 क्लॉज ए ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसमें पेनल्टीज बताई गई हैं कि जो एडिटिव्स आपने इंडेंट के टाइम पे बनाए थे, अगर उसके बियॉन्ड आप कुछ ऐड करते हो तो कंपनी के ऊपर भी पेनल्टीज लगेंगी। क्यों मैन्युफैक्चरिंग क्यों करी आपने गलत तरीके से, सेल क्यों करा, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा एडल्ट्रेटेड ड्रग का, तो उसके लिए आता है सेक्शन 27A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। तो इंडिपेंडेंस से पहले के आ रखी है ये एक्ट, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए स्पेशली आया था। अब प्रवीण सोनी के अगेंस्ट भी यहीं पे एफआईआर लॉन्च हुई है, और जो कंपनी के अगेंस्ट केस चलेगा वो भी इन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंडर रहेगा। एडल्ट्रेशन, अब यहाँ पे नेग्लिजेंस, अब देखो कंपनी है एक तरफ, डॉक्टर है, बनाया किसने, फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर ने तो उसको बस क्या किया, प्रेस्क्राइब करा। तो जो पहला आ गया कल्पेबल होमिसाइड, उसमें क्या बोला था कि इंटेंशन नहीं था आपका, और आपको अवेयरनेस भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, तो उस केस में पर चलो लगा दिए भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन उसके ऊपर, तो लग गया। पर कंपनी के केस में क्या बोलोगे आप, कंपनी के केस में भी लिख दिया कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पर उनको तो पता था ना डाइथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिक होता है नेचर में, उसकी जगह पे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ही यूज होना चाहिए। तो ये आई थिंक ज्यादा सफरर होने चाहिए, इनके ऊपर पहले क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। हमारे केस में उल्टा होता है, हमारे केस में छोटे से शुरू करते हैं फिर उसको ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, मतलब वो जो बड़ा सा पहाड़ था प्रॉब्लम का उसको नहीं दिखाया जाता है। देन उसके बाद रिसेंट एक्शंस क्या क्या लिए हैं एमपी और राजस्थान, ये आपने देख लिए होंगे, सीएम वगैरह एमपीज मिलने चाह रहे थे फैमिलीज में, कुछ अमाउंट भी देंगे, पर लॉस जो हो गया है बच्चे का वो तो हो ही चुका है। इसके बाद ये पुराने केसेस हैं, एज अ केस स्टडी आप ऐड कर सकते हो, जो गाम्बिया का बताया मैंने, उज्बेकिस्तान का बताया, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सेम डेथ्स देखने को मिली थी, तो ये केसेस हैं। बाकी WHO ने बहुत बार वार्निंग दी थी कि जिन्हें भी कोल्ड कफ सिरप होते हैं, क्योंकि बच्चे की जो एज होती है उसकी बॉडी उतनी डेवलप नहीं होती, तो ऐसे डाइग्लाइकोलिक एसिड जैसी डेंजरस चीजों को वो नहीं पचा सकते हैं, तो यहाँ पे सीधे फेलियर देखने को मिलते हैं ऑर्गन्स के और डेथ होती है। तो ये वार्निंग्स पहले भी दी थी। बाकी CDC का क्या रोल है, तो जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें डिप्रेशन आता है जब DEG यानी कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल हमारी बॉडी में जाता है। नंबर 2,
डिप्रेशन के बाद नॉजिया यानी कि फील टू वॉमिट या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, इंटॉक्सिकेशन आपने देख लिया, नेक्रोसिस हुई किडनी सेल्स के अंदर। देन यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है? हाँ मतलब ऐसे नशा सा हो जाता है, फेक सी खुशी होने लगती है, यहां से मिसयूज भी होता है। दवाई बनी थी बच्चों के लिए, कई नशेड़ी यूज करने लग जाते हैं कि कोल्ड कफ तो ऐसे ही मिल जाता है, उसी को यूज कर लेते हैं। हाँ वही चीज है। देन स्टूपर, स्टूपर क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन, मतलब कोमा लाइक अपीयरेंस लगती है आपको पर वो मूवमेंट कर रहा होता है। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी मिलता है और रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ऑब्वियसली क्योंकि आपका जो किडनी वाला पार्ट था वो वैसे इंपैक्ट होना शुरू हो गया था। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से। डाइथाइलिन ग्लाइकोल भी लिखा हो सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिखा हो सकता है, दोनों ही चीजें आ जाएंगी, दोनों ही टॉक्सिक कैटेगरी में है। पर यहाँ पे कौन सा आएगा? मेनली डीईजी जो आपने केस पढ़ा। बाकी सीजर वाली कंडीशन भी आती है, और जो ब्रेन की लाइनिंग होती है, आउटर कवरिंग्स होती है ना ब्रेन के बाहर, ब्रेन तो एक सॉफ्ट नेचर का होता है पर बाहर से जो डब्बा लगा है, हेलमेट लगा है, खोपड़ी लगी हुई है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, तो उसके अंदर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है जब ये डाइग्लाइकोलिक एसिड का लेवल इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें थी इससे रिलेटेड। अब बोलो जिसको भी कुछ बोलना है। और इथाइलिन ग्लाइकोल कैसा होता है? तो कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है। इसका टेस्ट कैसा आता होगा? मीठा से ही आता है। जैसे मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल में आपने पढ़ा था ना कि टेस्ट तो इसका स्वीट सा ही रहता है पर ओडरलेस होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी इसमें भी सेम है। वो विस्कस था नेचर में, ये भी विस्कस सा ही आपको मिलेगा। वो भी कलरलेस था, ये भी आपको कलरलेस ही मिलेगा। एंड डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल ये एज अ एडल्टरेंट यूज करे जाते हैं उन कंपनीज के द्वारा जिन्होंने इलीगल मार्केट के अंदर अपनी रीच और ज्यादा बढ़ानी होती है। ओके, अब टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछें, अगर आउट ऑफ बॉक्स है तो लास्ट में पूछोगे।